एनसीईआरटी एग्जाम्पल 4.11 चैप्टर 4 का एग्जाम्पल 11 क्वेश्चन है 100 टर्न क्लोजली वाउंड सर्कुलर कॉइल of radius 10 centimeter carries a current of 3.2 ampere. What is the field at the center of the coil? What is the magnetic moment of this coil? तो आप लोग एक काम करेंगे, आप लोग एनसीईआरटी बुक पास में रखेंगे और क्वेश्चन जो है वहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ के और जो पैरामीटर्स दिए गए हैं वो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ। 100 टर्न क्लोजली वाउंड सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स 100 है, ओके। एग्जाम्पल 4.11 यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स 100 है और उसके बाद रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर है यानी 10 to the power -1 मीटर। उसके बाद कैरीज अ करंट ऑफ 3.2 एम्पियर, इसमें करंट है 3.2 एम्पियर, ओके। और यहां पर दो सवाल किए जा रहे हैं। व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, इसके सेंटर पर फील्ड कितना है, मैग्नेटिक फील्ड आपको पता करना है। और दूसरा सवाल व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कॉइल, कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट आपको बताना है, ओके। हाँ, इसमें इस क्वेश्चन का एक और हिस्सा है, ठीक है। तो मैं आगे पढ़ूंगा, पहले इतना सॉल्व कर लेता है। तो एक सर्कुलर करंट लूप के लिए उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका इक्वेशन होता है μ0 I अपॉन 2R, और यदि नंबर ऑफ टर्न्स n हो तो n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। n का वैल्यू 100, μ0 4 पाई इंटू 10 to the power -7, I 3.2 और 2 इंटू रेडियस 10 to the power -1, ओके। अब देखिए यहाँ 4 से इस 2 को डिवाइड कर 2 से 4 को डिवाइड करते हैं तो आपको मिलता है 2 इंटू पाई इंटू 3.2 और फिर ये 100 का मतलब हुआ 10 to the power 2 और ये -1, इसे आप लोग नंबरेटर में भेजेंगे तो ये हो जाएगा 10 to the power 1, ये 10 to the power 3 और 10 to the power -7, आपको मिलेगा 10 to the power -4 टेस्ला। तो पाई का वैल्यू 3.14 और 3.2, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको वैल्यू मिलेगा 10 इंटू 10 to the power -4 आपको मिल गया 10 to the power -3 यानी 2.0 इंटू 10 to the power -3 टेस्ला। 2 मिली टेस्ला रहा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, ओके। और सेकंड क्वेश्चन है बी, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है NIA, n का वैल्यू है 100, I है 3.2 और एरिया हो जाएगा पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। अगेन इन दोनों का प्रोडक्ट 10, ठीक है। और कंप्लीटली इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट भी आपको मिल गया। अब इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट सेक्शन है उस पर हम लोग बात करते हैं। द कॉइल इज प्लेस्ड in a vertical plane and is free to rotate about a horizontal axis. Suppose ये वर्टिकल प्लेन है और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। ये वर्टिकल प्लेन और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन ये वाला हुआ और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये कहिए या फिर ये कहिए, ठीक है। तो इस तरीके से वर्टिकल प्लेन में ये कॉइल है, ठीक है। आगे मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन। द कॉइल इज प्लेस्ड इन अ वर्टिकल प्लेन एंड इज फ्री टू रोटेट अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस विच coincides with its diameter. ऐसा है।
वर्टिकल प्लेन में ये कॉइल है, और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो कि इसके डायमीटर के साथ कोइंसाइड करता है, उसके अबाउट ये रोटेट करने के लिए फ्री है। तो ये यदि वर्टिकल प्लेन में ये कॉइल है तो ये हो गया वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये मार्कर जो है उसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया जिसके अबाउट ये रोटेट कर सकता है इस तरीके से। जरूरी नहीं कि आप यही डायरेक्शन लें, आप ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। ये डायरेक्शन भी सही है और ये डायरेक्शन भी सही है, ओके, कोई भी डायरेक्शन आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो कि इसके डायमीटर के साथ कोइंसाइड करता है, उसके अबाउट ये रोटेट करने के लिए फ्री है। तो मैंने इसका एक्सिस बना दिया, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओके। नेक्स्ट, a uniform magnetic field of 2 Tesla in the horizontal direction exists such that initially the axis of the coil is in the direction of the field. एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता है इस तरीके से ताकि इस कॉइल का एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ कोइंसाइड करता है। कॉइल का एक्सिस इस कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ऐसे या फिर ऐसे, या तो आउट ऑफ प्लेन या फिर इनटू द प्लेन। कॉइल का एक्सिस कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, या तो आउट ऑफ प्लेन या फिर इनटू द प्लेन, इस तरीके से, ओके। और एक हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ एग्जिस्ट करता है जो कि इसके एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर जाता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से होगा, या तो आउट ऑफ प्लेन या फिर इनटू द प्लेन, ओके। तो यहाँ मैं तरीके से ये एक्स एक्सिस एज्यूम कर लेता हूँ, इसे मैं वाई एक्सिस एज्यूम कर लेता हूँ, और ये आउट ऑफ प्लेन इसे मैं जेड एक्सिस एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये रहा जेड एक्सिस, पहले मैं इसका एक्सिस बना लूं। कॉइल का एक्सिस ये रहा, ठीक है, ये कॉइल का एक्सिस रहा, और यहां एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के कारण नहीं है। कॉइल में करंट है, मैंने यहां एंटी क्लॉकवाइज एज्यूम किया। कॉइल में जो करंट है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड 2 मिली टेस्ला है, ठीक है, उसकी बात नहीं की जा रही। यहां पर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है इसका मैग्नीट्यूड है 2 टेस्ला। मैं यहां लिख देता हूं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला का है, ठीक है। तो इनिशियली ये पोजीशन है, मैग्नेटिक फील्ड और इसके एक्सिस जो है कोइंसाइड करता है इनिशियली, ठीक है। अब जरा बताइए, तो इस कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट राइट हैंड थंब रूल से देंगे, वो भी इस एक्सिस के अलोंग ही होगा, यानी कि इसका भी डायरेक्शन यही है। मैग्नेटिक मोमेंट जो है कॉइल का वो भी एक्सटर्नल फील्ड के साथ कोइंसाइड करता है, क्लियर। अब क्वेश्चन क्या है, द कॉइल रोटेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये जो एक्सटर्नल फील्ड है इसके प्रभाव के कारण कॉइल जो है 90 डिग्री से रोटेट कर जाता है। सी, क्वेश्चन सी है, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टॉर्क्स ऑन द कॉइल इन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में इस पे जो टॉर्क लग रहा है वो आपको बताना है। फाइनल पोजीशन, उसका इमेज मैंने बनाया नहीं, आपको बना के दिखाया नहीं। मान लीजिए कि ये रोटेट कर जाता है, किस डायरेक्शन में रोटेट करता है, किस डायरेक्शन में रोटेट करता है, ये तो क्लियर नहीं कहा गया कि ये इस तरीके से रोटेट किया गया या फिर ऐसे रोटेट किया, ये तो नहीं बताया गया। तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन हम लोग पता कर लेते हैं खुद से, ठीक है।
देखिए इनिशियल पोजीशन में क्या इस पे कोई टॉर्क लग रहा है, चेक कीजिए। तो आप लोग जानते हैं टाउ इक्वल एम बी साइन थीटा। एम मैग्नेटिक मोमेंट है और बी मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री। तो एम बी साइन 0 डिग्री आप पुट करेंगे, साइन 0 का वैल्यू 1 होता है। तो अभी कोई टॉर्क इस पर नहीं लग रहा है। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव के कारण ये कॉइल रोटेट कैसे करेगा जब इस पे टॉर्क लग ही नहीं रहा है। इनिशियल पोजीशन में जब ये कॉइल है इस तरीके से और इस पर कोई टॉर्क लग ही नहीं रहा तो ये रोटेट कैसे करेगा? जवाब है नहीं रोटेट करेगा। जब आप इसे स्लाइटली इस डायरेक्शन या फिर मतलब इस तरीके से ऐसे स्लाइटली, मैंने बहुत ज्यादा रोटेट कर दिया, ठीक है, इसे आप स्लाइटली थोड़ा सा मतलब बहुत ही छोटा एंगल से आप रोटेट कर देंगे इस तरीके से, या फिर आप इस तरीके से रोटेट कर देंगे, तब इस पर टॉर्क लगेगा। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि आपने जो है स्लाइटली, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्लाइटली आप रोटेट कर दिए तो भी एंगल को हम 0 डिग्री मान करके ही बनाना शुरू करेंगे। ओके, तो आपने इसे स्लाइटली रोटेट कर दिया इस डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में आपने रोटेट कर दिया तो इस पर टॉर्क किधर लगेगा जरा सोचिए। मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है आउट ऑफ प्लेन बी वेक्टर का, और आपने इसे रोटेट कर दिया ऐसे, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ये नीचे रहा इस तरीके से। टाउ इज इक्वल टू होता है एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। टाउ इज इक्वल टू होता है एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो मैग्नेटिक मोमेंट को आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रोटेट कीजिए। मैग्नेटिक फील्ड ये है और मैग्नेटिक मोमेंट, अब थोड़ा सा आपने स्लाइटली जब रोटेट कर दिया तो मैग्नेटिक मोमेंट इधर आ गया। अब इस मैग्नेटिक मोमेंट को ऐसे रोटेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की ओर, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट को ऐसे रोटेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की ओर ऐसे। मैं जिस व्यू से देख रहा हूँ इधर से ये एंटी क्लॉकवाइज है और इधर से देखने पर ये क्लॉकवाइज है, ठीक है, क्लॉकवाइज है तो इस पर टॉर्क लगेगा इनटू द प्लेन। तो ये रोटेशन जो है इस पर, ठीक है, इस पर रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज हो रहा है इस तरीके से। ऐसा यदि ये कॉइल ऐसे है और इसे आप स्लाइटली इधर रोटेट कर देते हैं, मैं ज्यादा करके दिखा रहा हूं ताकि आपको विजुअलाइज हो, ठीक है, ये कॉइल ऐसे है और इसे मैंने स्लाइटली ऐसे रोटेट कर दिया इस तरीके से, तब टॉर्क किधर लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क इधर लगेगा, ठीक है। तो ये ऐसे था, इसे आपने ऐसे रोटेट किया स्लाइटली तो ये टॉर्क लगा क्लॉकवाइज और ये इस तरीके से घूम गया और घूम करके पहुंचा 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ यहाँ पहुंचा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इस पोजीशन में आपको पता करना है, ठीक है, टॉर्क। एक टॉर्क तो इस पोजीशन में पता करना और दूसरा टॉर्क इसमें पता करना, फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन का मैं इमेज बना लूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फाइनल पोजीशन में ये ऐसे हो जाता है, ठीक है, तो इसका इमेज इस तरीके से बनेगा। और ये देखिए ये करंट एंटी क्लॉकवाइज था और इसे मैंने ऐसे रोटेट कर दिया। अब करंट का ओरिएंटेशन ये है, ध्यान दीजिएगा फिर से। करंट ये रहा करंट का ओरिएंटेशन, ठीक है। अब करंट का ओरिएंटेशन यदि ये है और ये इसका एक्सिस है तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ओके। अब और मैग्नेटिक फील्ड वो तो अपना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, तो अभी भी एग्जिस्ट करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान दीजिए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मोमेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मोमेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और इसके प्लेन के साथ पैरेलल है, ठीक है। कॉइल का प्लेन और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन ये दोनों पैरेलल है, ओके।
क्या पता करना आपको? पता करना है आपको इस पोजीशन में और इस पोजीशन में टॉर्क, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन डी क्या है वो भी मैं पढ़ के सुना देता हूँ। व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एक्वायर्ड बाय द कॉइन व्हेन इट इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री? जब इसे 90 डिग्री से रोटेट कर दिया गया, जब यहाँ से यहाँ रोटेट कर गया, मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में रोटेट हुआ है, ठीक है। खुद से हम लोगों ने रोटेट नहीं किया, हमने तो इसे डिस्प्लेसमेंट दिया था ऐसे, ठीक है, हल्का सा ऐसे डिस्प्लेस किया था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव के कारण ये ऐसे हो गया, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव के कारण जब ये रोटेट किया तो इसने कितना एंगुलर स्पीड गेन किया ये आपको पता करना है। हाँ, क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन दिया गया है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉइल इज 0.1 kg मीटर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.1 kg स्क्वायर मीटर, ये दिया हुआ है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। इनिशियल टॉर्क टाउ आई इज इक्वल टू mb साइन 0 डिग्री, ये आपको मिला। साइन 0 का वैल्यू 0, इसलिए इनिशियल टॉर्क आपको 0 मिला, ठीक है। और इसीलिए मैंने बोला था कि ये खुद व खुद रोटेट नहीं करेगा, इनिशियली हम लोग को कुछ न कुछ डिस्प्लेस करना पड़ेगा। यदि हमने इसे ऐसे बाहर की ओर रोटेट किया तब मैग्नेटिक टॉर्क अंदर की ओर लगा और ये ऐसे रोटेट कर गया, ठीक है। और वही यदि हमने इसे इस तरीके से स्लाइटली इस तरीके से डिस्प्लेस किया होता ऐसे, ठीक है, तब ये ऐसे रोटेट कर जाता। आप लोग चेक कर सकते हैं खुद से, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट आप लोग को अच्छी तरह से आता है, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे आप लोग कर सकते हैं, वो हमारा टॉपिक अभी नहीं है, ओके। और फाइनल टॉर्क टाउ एफ ये हो जाएगा एम बी साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और एम का वैल्यू है 10 और बी का वैल्यू है 2 टेस्ला। मैग्नेटिक मोमेंट 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर मिला था, ओके। और बी का वैल्यू है 2 टेस्ला जो एक्सटर्नल फील्ड है। तो टॉर्क मिल जाएगा 20 न्यूटन मीटर, ओके। क्वेश्चन का नेक्स्ट हिस्सा क्या कर रहा है, कितना एंगुलर स्पीड ये गेन कर रहा है। तो इनिशियली ये कॉइल यहाँ रेस्ट में था और जब मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव के कारण ये रोटेट कर गया तो यहाँ पहुँचते पहुँचते इस कॉन्फ़िगरेशन में पहुँचते पहुँचते इसने कितना एंगुलर स्पीड गेन किया ये हमें पता करना है। अभी शुरुआत में इसका एंगुलर स्पीड ओमेगा आई है जो कि 0 है और अब इसका एंगुलर स्पीड, ठीक है, जो है वो ओमेगा एफ है। ओमेगा एफ आपको पता करना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, लेकिन किसके लिए? रोटेशनल मैकेनिक्स के लिए, ठीक है। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। रोटेशनल मैकेनिक्स के जो पैरामीटर्स थे उन्हें मैं रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। ध्यान देंगे आप लोग। जैसे ट्रांसलेशनल मैकेनिक्स में मास होता है वैसे रोटेशनल मैकेनिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है। और जैसे ट्रांसलेशनल मैकेनिक्स में स्पीड v होता है वैसे रोटेशनल मैकेनिक्स में एंगुलर स्पीड ओमेगा होता है, ओके। और जैसे ट्रांसलेशनल मैकेनिक्स में फोर्स F होता है वैसे रोटेशनल मैकेनिक्स में टॉर्क टाउ होता है। ये सब एनालॉगस है, ठीक है। और जैसे ट्रांसलेशनल मैकेनिक्स में काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², वैसे रोटेशनल मैकेनिक्स में काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मास का एनालॉगस मोमेंट ऑफ इनर्शिया और स्पीड का एनालॉगस एंगुलर स्पीड, ओके। तो अब काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक में बोल रहा हूँ, सॉरी, वर्क एनर्जी थ्योरम लिखिए। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन कैसे पता करेंगे? ट्रांसलेशनल मैकेनिक्स में वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ डेल्टा एक्स, और रोटेशनल मैकेनिक्स में वर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इनटू
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा, राइट। क्या वर्क डन कांस्टेंट है? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि वर्क डन डिपेंड करता है टॉर्क पे, और टॉर्क इस पर जो लग रहा है वो कांस्टेंट नहीं है। टॉर्क इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ थीटा, तो टॉर्क कांस्टेंट नहीं है। अब यदि टॉर्क कांस्टेंट नहीं है तो हमें यूज करना होगा क्या? टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो वर्क डन आपका हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ टाउ डी थीटा, ठीक है, फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, राइट। एंड इट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा आई स्क्वायर, और ओमेगा आई तो 0 है, राइट। इनिशियल एंगुलर स्पीड 0 है, तो आपको क्या मिला? इंटीग्रल ऑफ टाउ डी थीटा फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा एफ स्क्वायर। टाउ का वैल्यू पुट कीजिए, ये है एम बी साइन थीटा, डी थीटा इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा एफ स्क्वायर। ये लिमिट है 0 डिग्री टू 90 डिग्री। मैग्नेटिक मोमेंट कांस्टेंट है, और कितना है? 10 है, बाहर कर लीजिए। बी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, बी मतलब बी एक्सटर्नल, ठीक ना, बी मतलब बी एक्सटर्नल, यहाँ जो बाहर का फील्ड है वो कॉइल के कारण भी अपना एक फील्ड है, वो फील्ड कंसीडर नहीं करना। ओके, तो बी का वैल्यू है 2 टेस्ला, सो मैंने यहाँ पुट कर लिया। और इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा एफ। आई का वैल्यू भी मैं पुट कर देता हूँ। आई का वैल्यू कितना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.1, और ओमेगा एफ स्क्वायर ये हो गया 20, और ये कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। ओके, और ये हो गया 1/20 ओमेगा एफ स्क्वायर। ओके, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 माइनस कॉस 0, ठीक है। तो ये लिमिट पुट करने के बाद आपको वैल्यू मिलेगा 1, ठीक है। जब इसमें आप अपर लिमिट 90 डिग्री पुट करेंगे और फिर लोअर लिमिट 0 डिग्री पुट करेंगे, अपर लिमिट से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपको ये वैल्यू मिलेगा 1, ठीक है। तो ये हो गया 1, और ये 20 इंटू 20 मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर। ओमेगा एफ स्क्वायर इज इक्वल टू है 20 का स्क्वायर, तो ओमेगा एफ इज इक्वल टू मिल गया 20 रेडियन पर सेकेंड। ओके, या बोल सकते हैं आप 20 पर सेकेंड। तो ये है एंगुलर स्पीड एक्वायर्ड बाय द दिस कॉइल। ओके, एनी प्रॉब्लम? तो ये था क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं था, चैप्टर 4 का एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल 11। ओके।